आईटीआर फाइलिंग में एक छोटी सी गलती और 17 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाती है। दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो बड़े ध्यान से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। हमेशा 10 बार अपनी डिटेलें डॉक्यूमेंट को चेक करें, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करवाएं। अगर आप खुद से फाइल करते हैं तो आपको सारी चीजें चेक करनी है। अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कंसल्टेंट से फाइल करवा रहे हैं तो भी ध्यान रखना है, जब भी आईटीआर फाइल करने के लिए आप डॉक्यूमेंट देते हैं, जब आईटीआर प्रिपरेशन होती है तो एक बार उसका कंप्यूटेशन या जो भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डाटा अपलोड किया गया है उसका ड्राफ्ट जरूर मंगवाएं। खुद से एक बार सारी चीजें जरूर चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करने के लिए परमिशन दे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको 17 लाख रुपए की पेनल्टी दे सकता है। आइए जानते, कुछ ऐसा ही हुआ है क्लाइंट के साथ, जिसने अपने सीए फर्म को यहां पर आईटीआर फाइल करने के लिए दिया था, लेकिन उस फर्म के जो एम्प्लॉय था, जो स्टाफ था, उसकी एक गलती की वजह से यहां पर क्लाइंट को 17 लाख की पेनल्टी आ गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा केस, किस तरह से यहां पर ये पेनल्टी जो है, क्या इसको देनी पड़ी है या आईटीएटी ने इसको रिवोक करी है, ये जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन चल रहा है 31 जुलाई। अच्छा, 31 जुलाई लास्ट डेट किन लोगों के लिए? आईटीआर 1, आईटीआर 2 वालों के लिए है। अगर आपकी आईटीआर 3, आईटीआर 4 है तो उस केस में 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो आज का टॉपिक क्या है? आईटीआर फाइलिंग में एक गलती और आपको 17,41,000 की पेनल्टी आ गई। टैक्स पेयर को जानना जरूरी है, हर एक टैक्स पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी मिस्टेक्स आपको यहां पर भारी नुकसान दे सकती है। केस क्या है? ये असेसमेंट ईयर 17-18 का केस है। ओरिजिनल रिटर्न भरी गई थी 28 नवंबर 2017 को, फिर रिवाइज रिटर्न करी गई थी 7 अप्रैल 2018 को। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई? जब रिवाइज रिटर्न करी गई। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी, लेकिन जैसे ही वहां पर रिवाइज रिटर्न फाइल करी गई, वहां पर यहां पर इनकम टैक्स की नोटिस आ गई। हुआ क्या था? बिजनेस लॉस जो है वो ओरिजिनल रिटर्न में 1,60,000 का दिखाया था, लेकिन रिवाइज रिटर्न में कर दिया इसको 1,06,00,000 का। अच्छा, इतना बड़ा अगर चेंज हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% आपको नोटिस भेजेगा। कई लोग क्या करते हैं, एंड टाइम पे अपनी आईटीआर भर देते हैं, बाद में उन्हें याद आता है कि भाई कुछ चीजें रह गई थी और फिर बाद में रिवाइज करने जा रहे हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइलिंग की फीस कितनी लगती है सर? 1,000 रुपए लगती है या 5,000 रुपए लगती है? ठीक है, इससे ज्यादा तो आपको नहीं लगेगी। अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5,000 की लेट फीस लगेगी। अच्छा, आपके अगर कोई मेजर चेंज हो रहा है और ड्यू डेट लास्ट डेट है भाई 31 जुलाई है, भाई फाइल कर दो। कई लोग यहाँ पर लास्ट के 3-4 दिन जो है वो इस तरह से फाइल करते हैं, जो एआईएस में डाटा आ जाता है उसके हिसाब से फाइल करके आईटीआर फाइल करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि भाई रिवाइज कर देंगे। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा मेजर डिफरेंस हुआ, फिर अगर आप रिवाइज करते हो तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। अगर मेजर डिफरेंस आया जिसमें टैक्स में इफेक्ट हो सकता है तो आपको नोटिस आ सकती है। तो कई बार जल्दबाजी ना करें। अगर आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है, पास आ चुकी है, अभी तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तो एक बार प्रॉपर उसे चेक कर ले। भले 1,000 रुपए 5,000 आपको पेनल्टी देनी पड़े, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो, सारे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ना हो, तब तक अपनी आईटीआर को फाइल ना करवाएं। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन रह गया है, गलती होने के चांस हो सकते हैं एंड टाइम के अंदर, तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि इस केस में हुआ है जिसकी वजह से भारी पेनल्टी आ चुकी है। छोटा सा बिजनेस था जहां पर पहले 1,60,000 की पेनल्टी दिखाई थी, बाद में इस लॉस को बढ़ाकर 1,06,00,000 हो गया। इसकी वजह से, क्योंकि ये एबनॉर्मल इंक्रीज था, रिवाइज रिटर्न था, तो इस केस में नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेज दी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, इस पर पेनल्टी लगा दी, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लॉस जो है वो क्लेम किया जा रहा था। अच्छा, ये जो लॉस है हो सकता है टैक्सेबल इनकम को कम कर दे, कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था, और फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट का यह मानना था कि ये गलत तरीके जो वो टैक्स पेयर ले रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, इवेजन कर रहा है। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, यहां पर पेनल्टी लगा दी 17 लाख की 270A के अंदर, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग इनकम कह के। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या था इसमें, जो टैक्स पेयर था उसने एक्सप्लेन किया कि यहां पर मेरा इंटेंशन नहीं था टैक्स चोरी का। यहां पर जो भी मिस्टेक हुई है, रिवाइज रिटर्न क्यों फाइल किया गया है, उसका कारण यह बताया कि जो एम्प्लॉय था, स्टाफ था, जूनियर स्टाफ था, नया नया स्टाफ था चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म में, एंड उसने क्या किया, गलती से इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, क्योंकि लास्ट डेट होती है, कई बार आप जल्दबाजी में
या कोई नया स्टाफ कई बार रहता है जिसको इतना आइडिया नहीं होता है, उसने आईटीआर फाइल कर दी, जिसकी वजह से क्लरिकल और डाटा एंट्री की वजह से, एरर की वजह से ये मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से गलत फिगर जो है वो यहां पर रिपोर्ट हो चुका है। ये कोई इंटेंशनल नहीं है, ये अनइंटेंशनल हुआ है, टैक्स पेयर का ये मानना था। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर कभी भी बात मानता है? नहीं मानता। लेकिन इस केस के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया जिसको एफिडेविट कहा जाता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने अपना एफिडेविट लिख कर दिया कि भाई सच में ये गलती हुई है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था जिसने ये गलती एक्सेप्ट करी और एफिडेविट में लिख कर दिया कि भैया ये गलती हमारे ऑफिस से हुई है। कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं। हम बार बार कहते हैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही अपनी आईटीआर फाइल करवाएं, कंसल्टेंट से ना करवाएं। कंसल्टेंट को कभी भी यहां पर जो है वो कोर्ट या जज जो है वो एंटरटेन नहीं करते। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्रेडिबिलिटी होती है क्योंकि उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो यहां पर क्या हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे स्टाफ से गलती हुई है, गलत आईटीआर जो अपलोड हुई है, टैक्स पेयर की यहां पर कोई गलती नहीं है और जो ये ह्यूमन एरर है, जेन्युइन ह्यूमन एरर है, हो जाता है। तो यहां पर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का जो ओनर था उसने एफिडेविट में साइन करके लिख कर दिया कि भैया गलती हमारे स्टाफ से हुई है, नया स्टाफ था, गलती हो गई, टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं है, इंटेंशनल कोई गलती नहीं है, टैक्स चोरी की कोई मंशा नहीं थी। अच्छा, इसी एफिडेविट के बेसिस पर, एफिडेविट क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें साइन किया जाता है। अच्छा, ये लीगली बाइंड होता है, ये एविडेंस भी माना जाता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में। अच्छा, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है क्योंकि आईसीआई द्वारा यहां पर वो प्रोफेशनल रहता है। तो आईटीटी ने ऑब्जर्व क्या क्या किया? ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, फैक्ट देखा और सीए का एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके वजह से पूरा का पूरा जो केस है वो पलट गया एंड यहां पर जो है कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। आईटीटी ने साफ कहा, आईटीटी मुंबई ने, एरर जो थी वो गलती से हो गई और ये जेन्युइन क्लरिकल मिस्टेक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है पेनल्टी लगानी चाहिए, लेकिन ये टैक्स पेयर की गलती नहीं है। सीए ने खुद ने ही ये एक्सेप्ट किया है, एफिडेविट जमा करी है कि भैया एरर हो गई है, स्टाफ से हो गई है। तो फाइनली यहां पर आईटीटी ने डिसीजन दिया कि पेनल्टी जो थी वो यहां पर जस्टिफाइड नहीं है, टैक्स पेयर जेन्युइन है, गलती हो जाती है लोगों से, तो यहां पर पेनल्टी जो है वो डिलीट कर दी गई। तो इस केस में पूरी की पूरी पेनल्टी डिलीट हुई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या निकला? जो एफिडेविट है चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दिया गया उसको बेस मानकर पूरी पेनल्टी हटाई गई है। तो हमेशा हम बोलते हैं आपको कि कभी भी आप आईटीआर भरवाएं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवाएं। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो उनका जो एफिडेविट होगा वो आपकी पेनल्टी में काम आएगा। अगर गलती से अगर हो जाता है, आप रिवाइज करते हैं, जो इस केस में हुआ है, कई बार गलतियां हो जाती, नॉर्मली ज्यादातर नहीं होती है, लेकिन कई बार अगर हो भी जाती है तो उस केस में ये एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से पूरी पेनल्टी जो है वो हट गई है। तो यहां पर एफिडेविट को जो है एक बेस मानकर प्रॉपर यहां पर जो पेनल्टी है वो हटाई गई है। ठीक है। अच्छा, 278 आपको पता ही होगा, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। अच्छा, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कभी भी हम आईटीआर फाइल करवाते हैं? तो हमेशा अपनी आईटीआर को रिव्यू जरूर करें। भले चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी अपनी आईटीआर फाइल कर रहा है, लेकिन आपको खुद को पता होता है कि आपकी क्या इनकम है, क्या लॉस है, क्या बिजनेस है, क्या सैलरी है। तो एक बार अपनी इनकम, लॉस, डिडक्शंस, बैंक डिटेल, टैक्स कंप्यूटेशन, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जरूर चेक करें। अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वर्किंग पेपर, कंप्यूटेशन शीट, जो भी ईमेल्स कम्युनिकेशन आप करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ड्राफ्ट रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आपके काम आएंगे जब भी आपको कोई लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है। करेक्ट मिस्टेक्स इमीडिएटली आप अपने रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं अगर कोई गलती हो चुकी है, या अपने टैक्स प्रोफेशनल से बात करें उसके बारे में, क्या गलती हुई है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप अपने पास जरूर रखें। अगर जेन्युइन मिस्टेक है तो इस केस में ध्यान रखिएगा कभी भी आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अगर पेनल्टी तभी लगेगी जब आपने जानबूझ के इंटेंशनली अगर जो टैक्स इवेजन किया है तब आप पर पेनल्टी लगती है। बाकी कोर्ट जो है वो यहां पर कई बार आपको रिलीफ दे देता है। यहां पर भले सीए फर्म, यहां पर जो है सीए फर्म्स जो होती है उनको क्या क्या ध्यान रखना है, तो हमेशा जो भी आईटीआर बना रहा है एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर करवाए, क्लाइंट के साथ करवाए, दूसरे एम्प्लॉय के साथ करवाए, खुद भी एक बार जरूर चेक करें। रिवाइज रिटर्न को केयरफुली चेक करें, बार बार चीजों को रिवाइज ना करें। कई लोग देखते हैं कि बार बार रिवाइज करते हैं, ऐसी गलती ना करें। अगर कोई बड़ा चेंज है इनकम में या लॉस में, उसको प्रॉपर अच्छे से वेरीफाई करें, डॉक्यूमेंट से प्रॉपर मेंटेन करके रखें और अपने स्टाफ को प्रॉपर जो है वो ट्रेंड करे ताकि वो कोई भी गलतियां ना करे। क्योंकि
पॉसिबल नहीं है। 500 1000 आईटीआर भरना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए खुद के लिए पॉसिबल नहीं है, जो स्टाफ है वही भरता है। तो प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ हो वो बेटर होता है, ताकि कोई भी गलतियां ना हो, और एक दूसरे के जो रिटर्न है वो जरूर चेक करें, ताकि डाटा एंट्री कोई भी मिस्टेक ना हो। अच्छा, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आईटीआर फाइल करने से पहले जो मैं भी आपको बता दूं। फॉर्म 10I आप जरूर यहां पर चेक करें, पिछले साल का अगर आपने भरा है, मान लीजिए पिछले साल आपने ये भरा था ओल्ड रिजिम जाने के लिए, तो इस बार अगर आप न्यू रिजिम में जा रहे हैं तो ये फॉर्म जरूर भरें। बिना इसके भरे अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका इंटीमेशन आएगा तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से फिर कैलकुलेट हो जाएगा आपका टैक्स। अच्छा, ओल्ड रिजिम के हिसाब से ज्यादा टैक्स आ रहा है, न्यू रिजिम के हिसाब से टैक्स नहीं आ रहा है, तब आप सोचोगे कि भाई क्या हो गया ये मेरे साथ। तब आप अपनी रिवाइज कितना भी कर ले, क्योंकि ये फॉर्म बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको ये नोटिस भेज सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये फॉर्म 10I है पिछले साल अगर भरा हुआ है, कभी भी भरा हुआ है, री एंटर अगर आपको करना है तो उसका 10I फॉर्म आपको भरना मैंडेटरी है बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर 31 जुलाई या 31 अगस्त। दूसरा, एफ&ओ इंट्राडे ट्रेडिंग, इनको ध्यान रखना। पिछला साल तो जा चुका है, अब ये करंट चल रहा है। एक ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं एफ&ओ इंट्राडे, आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई से बढ़कर हो जाएगी 31 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दो ट्रांजैक्शन आप साल में कर लें। इंट्राडे एफ&ओ नॉर्मली सब कर ही रहे हैं, एक दो आप भी कर लें, शेयर मार्केट का करें तो एक दो इंट्राडे एफ&ओ, भले 5 रुपए 10 रुपए कितने का भी क्यों ना हो, एक ट्रांजैक्शन करने पर आपकी पूरी की पूरी आईटीआर की ड्यू डेट यहां पर चेंज हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं, आईटीआर 1 भर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है, जबकि उनका कोई भी इंट्राडे एफ&ओ होता है, उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, 1 भर रहे हैं। अच्छा, उनके पास अच्छा खासा टाइम है, वो 31 जुलाई तक पीरियड ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं कि एक दो जो है वो इंट्राडे एफ&ओ करेंगे तो आपकी ड्यू डेट चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सभी बैंक अकाउंट आईटीआर में जरूर दिखाएं, और बैंक बैलेंस जो है 31 मार्च का, ये आपको आईटीआर 4 में दिखाना मैंडेटरी, आईटीआर 4 वालों के लिए। अच्छा, डिविडेंड इनकम यहाँ पर इस बार थोड़ा चेंजेस आ रहा है, एआईएस में अलग आ रहा है, ब्रोकर स्टेटमेंट में अलग आ रहा है, तो जो भी प्रॉपर आ रहा है उसके हिसाब से आप आईटीआर में देखें। परचेज वैल्यू 0 आ रही है एआईएस के अंदर, बोनस शेयर की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, शेयर्स की वैल्यू जो वो परचेज 0 आ रही है, जिसकी वजह से कैपिटल गेन इनकम टैक्स पोर्टल पर ज्यादा दिख रहा है लेकिन आपके ब्रोकर के अंदर कम दिख रहा है। तो प्रॉपर फीडबैक जरूर दें, उसके बाद ही अपनी आईटीआर फाइल करवाएं। अच्छा, रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम, ये एक नया कॉलम आया है, इस कॉलम को अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस आपको भेजने वाला है, डॉक्यूमेंट आपसे मांगने वाला है। तो हो सके तो इसमें अगर आपको डिक्लेरेशन करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है, लेकिन क्या क्या चीजें डिक्लेयर करनी है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ऐसी रिसिप्ट जो आपकी इनकम नहीं है, जैसे गिफ्ट्स हो गया, जैसे लोन अगर आपने ले लिया है, या रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपको मिल गई, पैसा आपको आया है, फ्रेंड से पैसा है, किसी से भी पैसा आया, आपका गिफ्ट आया है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो के रिलेटेड एआईएस में सेल वैल्यू और सेल डेट आती है, परचेज वैल्यू और परचेज डेट नहीं आती, तो उसको प्रॉपर डिक्लेयर आपको जरूर करना है। अच्छा, एआईएस के अंदर रेंट इनकम आपकी नहीं आती, लेकिन आईटीआर में इसको दिखाना है। इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, वो भी आपको दिखाना है। एफ&ओ दिखाना है। गिफ्ट रिसीव्ड अगर रिलेटिव से है तो वो भी आपको एआईएस में नहीं दिखता है। एग्रीकल्चर इनकम एआईएस में नहीं आती है। क्लबिंग ऑफ इनकम जो है वो भी आपकी एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है उसको प्रॉपर रिफ्लेक्ट करें, ट्रांजेक्शन को प्रॉपर आईटीआर भरें। इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी आईटीआर को खुद से भी एक बार जरूर चेक करें। हमसे आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।